हाय गाइस, तो ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है मिस वैन और ये अपने फियांसे के बड़े भाई के साथ इंटीमेट हो रही होती है। ये अपने फियांसे के बड़े भाई के साथ इंटीमेट क्यों हो रही है ये तो आगे पता चलेगा। यहाँ से आधा घंटा पहले सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम मिस्टर चेन को देखते हैं जो कि इसका फियांसी है और यहाँ पर हम चेयरमैन ऑफ नान ग्रुप को भी देखते हैं जिनका नाम मिस्टर क्यान है। ये सभी लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिस्टर क्यान कहते हैं कि मिस्टर चैन तो बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत जो है। यहाँ पर वो लोग चीयर्स कर रहे होते हैं और मिस्टर क्यान कहते हैं कि अच्छा होता अगर मिस वैन भी हमारे साथ ड्रिंक करती। तो मिस्टर चैन कहते हैं कि मेरी होने वाली वाइफ ड्रिंक नहीं करती है तो इसीलिए मैंने इसके लिए टी मंगवाया है। लेकिन टी पीने के बाद भी इसे चक्कर आने लग जाता है और ये सभी लोग यहाँ पर मिलकर हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर मिस क्यान मिस्टर चैन से कहते हैं कि आपका प्लान तो बड़ा बेहतरीन था। मिस्टर चैन कहते हैं कि आप मजे लीजिए, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जब वो यहाँ पर उसे छेड़ रहा होता है तो वो उसे धक्का मारकर यहाँ से भागती है और तभी यहाँ पर मिस्टर चैन आते हैं। मिस्टर क्यान कहते हैं कि ये पूरी जगह मेरी है, ये कहाँ भाग कर जा सकती है। वली तरफ हम देखते हैं कि ये भागते हुए आती है और यहाँ पर इसे पता चलता है कि मिस्टर चैन जो है वो ही फैमिली के एडॉप्टेड बेटे हैं। इस कंपनी का जो रियल वारिस है वो हेजन है और इस होटल में वो भी अवेलेबल होता है, इसलिए वो नशे में भागते हुए उसी के पास आ जाती है। ये जब इसके पास आती है तो ये कहता है देखो तुम मेरे भाई की मिस्टर चैन की होने वाली फियांसी हो और अगर तुम अभी यहाँ से वापस जाती हो तो तुम कल भी उसकी फियांसी रहोगी और अगर तुम मेरे क्लोज आती हो तो फिर तुम उसकी फियांसी रहोगी या नहीं रहोगी उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ये कहती है कि मेरा फियांसी मुझे दूसरे आदमियों के साथ बैठकर भेजना चाहता है, इससे अच्छा होगा कि मैं तुम्हें चूज कर लूं जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर कर सके। के बाद ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ये सोकर उठती है तो ये इसे कहती है कि बहुत जल्दी उठ गए, लेकिन ये गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारे फियांसे का बड़ा भाई हूँ, मेरे साथ बेड पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन ये इसे अपनी तरफ कॉल करती है तो ये कहता है कि मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जिसके साथ तुम खिलवाड़ कर सको। ये कहता है कि अगर आइंदा से मेरे साथ ऐसा करने का कोशिश करा तुमने या फिर मेरे बारे में कुछ गलत सोचा तो तुम ना तो खाने के लायक रहोगी ना चलने फिरने के लायक रहोगी। लेकिन वो इसे यहाँ पर किस करती है तो वो हड़बड़ा जाता है। ऐसा देखकर वो हंसने लग जाती है। ये कहता है कुछ टाइम बाद मेरे भाई तुमसे शादी करने वाले हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बकवास बातों पर बिलीव कर लूंगा। ये कहती है बिलीव करो या ना करो। तभी नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कोई डोर नॉक करता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें मालूम है कि तुम यहीं छुपी हुई हो, फटाक से दरवाजा खोलो नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब ये जाकर दरवाजा खोलता है तो मिस्टर चेन इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। मिस्टर चेन कहते हैं कि मैं तो बस यूं ही रूम चेक कर रहा था, जरूरी होता है रूम चेक करने के लिए। तो ही जिन कहता है जो चेक करना है आकर चेक कर लो। वो कहता है नहीं नहीं ये तो बड़े भाई का कमरा है, मैं क्यों आऊँ इसमें, आप आराम से रहो, ये कमरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर ये लोग चले जाते हैं। अब ये इसे कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब दूं और इसे अपना कार्ड देकर चला जाता है। ये बैठी होती है तभी इसे अपनी आंट का कॉल आता है जो कि इसे हेल्प के लिए बुला रही होती है। जब ये अपनी आंट के पास आती है तो ये देखती है कि डेप्टर्स जो होते हैं इसकी आंट को मार रहे होते हैं और पैसे मांग रहे होते हैं। वो यहाँ पर सभी को हटाती है और अपनी आंट को प्रोटेक्ट करती है। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि चैन की लवर है, चैन यानी कि मिस वैन का फियांसी। ये यहाँ पर आते ही कहती है कि रात भर मिस्टर क्यान के साथ रात बिताने के बाद भी तुम्हारे पास इतनी एनर्जी कैसे है कि तुम यहाँ पर आ गई। ये सुनने के बाद वैन इसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारे डैड के कर्ज की वजह से आज भी मैं और मेरी आंटी परेशान हो रहे हैं। तो ये दोबारा इसे थप्पड़ मार कर कहती है कि ये तुम्हारी आंटी नहीं मेरे डैड को सिड्यूस कर रहा था तो इन्हें झेलना तो पड़ेगा ही। तभी यहाँ पर चैन आता है, वैन का होने वाला फियांसी। ये यहाँ पर आकर कहता है कि चंद पैसों के लिए तुम लोग मारा पीटी कर रहे हो और ये यहाँ पर इन सभी को डांट कर भगाता है। यहाँ पर आकर ये अपनी वाइफ से कहता है कि डार्लिंग मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। ये कहता है कि टेंशन ना लो, जितने भी डेबिट्स हैं मैं वो सारे भर दूंगा। यहाँ पर कहती है कि चैन मुझे तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़नी है, मुझे तुमसे एंगेजमेंट नहीं करना है। और तभी इसकी लवर कहती है कि 3 महीना पहले मिस्टर चैन ने तुम्हें इतना हेल्प करा था, उन्होंने तुम्हारे बड़े से बड़े डेबिट्स को चुकाने में हेल्प करा था और तुम्हारी आंटी ने ही तो तुम्हें मिस्टर चैन को दिया था।
तुम्हारी आंटी ने तुम्हें मिस्टर चेन को रीपेमेंट की जगह पर दिया है और तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये यहाँ पर इसे मारने वाली होती है, तभी इसकी आंटी इसे रोक लेती है। यहाँ पर ये चेन से कहती है कि बताओ मुझे क्या करना होगा। वो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मिस्टर क्यान से माफी मांग लो। अगर तुम उनसे माफी मांग लोगी तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। जरा सोच कर देखो, अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ गए तो तुम्हारा क्या दशा करेंगे। और एक बार अपनी आंटी का भी सोच लो, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्तेदार बची है तुम्हारी, और वो है तुम्हारी आंटी। ये कहती है ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मिस्टर क्यान के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये हेजिन के पास आती है। यहाँ पर आकर इसे कहती है कि प्लान रेडी है। यहाँ पर हेजिन का सेक्रेटरी होता है और वो कहता है कि आज तो हमारा वीकेंड है और आज के दिन भी आपको काम करना है। ये कहता है कि मैं ऑफ नहीं ले सकता, मुझे बहुत कुछ हैंडल करना है, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये कहता है कि पूरी कंपनी में आप सिर्फ अपने सिस्टर इन लॉ को ही क्यों परेशान कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, आप किसी को भी काम करने के लिए बोल देते हैं। तो ये कहता है कि मैं इसका बस टैलेंट देखना चाहता हूँ। मन ही मन में ये सोच रही होती है कि कल रात के मेकआउट की वजह से शायद ये कुछ ज्यादा ही खुश है। यहाँ पर वो उसे बहुत अजीब तरह से टच करती है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि शायद कोई गड़बड़ है। ये कहता है कि आपके और वेट के बीच में कुछ चल रहा है क्या, कहीं आप दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड तो नहीं करा है ना, मुझे आप दोनों के रिएक्शन से ऐसा ही कुछ लग रहा है। ये कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं इसकी सिस्टर इन लॉ हूँ। और हेजिन मन ही मन में सोच रहा होता है कि देखो जरा कितना अच्छा झूठ बोल लेती है, रात में इसकी करतूतें देखो और दिन में अपने आप को सिस्टर इन लॉ बताती है। इसके बाद ये दोनों काम से रिलेटेड बात करने लगते हैं। तो इसका सेक्रेटरी कहता है कि ओहो आज वीकेंड है, काम को छोड़िए, चलिए हम लोग टेनिस खेलते हैं। तो फिर ये कहती है कि मुझे नहीं आता। ये कहता है डोंट वरी, मैं आपको सिखा दूंगा। और जब ये इसे सिखाने के लिए आगे बढ़ता है तभी हेजिन बीच में आकर कहता है कि बहुत सारे काम हैं, जाकर तुम ही हैंडल करो, बहुत वीकेंड मना लिया। और ये कहती है कि हाँ ये दिन भर काम करते हैं और रात में कहीं और बिजी रहते हैं, मुझे ऐसे ओवरनाइट नहीं करना है। और हंसते हुए यहाँ से चली जाती है। इसका सेक्रेटरी भी यहाँ पर हंसने लग जाता है। तो जब ये आकर कार में बैठ रही होती है तभी ये इसे आकर पकड़ लेता है। ये कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। ये कहती है कल रात में आपके परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थी, लेकिन ये कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम आग के साथ ना खेलो। ये कहती है कि मुझे भी देखना है कि ये कैसी आग है। वो पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लगता। फिर ये इसे फाइल चिपका कर यहाँ से चल देती है। नेक्स्ट सीन में ये मिस्टर क्यान के पास आती है और यहाँ पर हेजिन इसे मिस्टर क्यान के साथ आते हुए देख लेता है। ये तुरंत उठकर उसके पीछे जाता है। तो इसका सेक्रेटरी कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वैन में इंटरेस्टेड है। अभी मिस्टर क्यान के साथ ड्रिंक कर रही होती है और कहती है कि कल के लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ, कल मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। ये कहता है कि तुमने अपनी गलती मान ली, ये काफी है मेरे लिए। ये इसे कहती है लीजिए लीजिए और वाइन पीजिए। ये कहती है कि मैं आपके लिए स्पेशल वाइन लेकर आती हूँ। ये कहता है भाग मत जाना। कहती है मैं भला क्यों भागूंगी। अब इसके लिए जब ये वाइन लेने जाती है तभी इसे हेजिन पकड़ लेता है। तो ये कहती है तुम्हारे भाई ने जो बोलने को करा है वही तो कर रही हूँ, भला मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ये कहती है कि जा रही हूँ, अगर लेट हो गया तो मिस्टर क्यान ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे, जिससे तुम्हारे भाई का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अब ये इसके पास आ जाती है। ये कहती है मैं आपको ड्रिंक बना कर देती हूँ। तो ये मना करने लगता है और कहता है जिस काम के लिए आई हो चलो वो काम करते हैं। और ये यहाँ पर इसके साथ गलत काम करने लग जाता है। लेकिन तभी सही टाइम पर हेजिन आ जाता है और वो यहाँ पर आते ही एक बॉटल से मिस्टर क्यान के सर पर मारता है और कहता है कैसे इंसान हो तुम, औरत के साथ तुम इस तरह का खिलवाड़ कैसे कर सकते हो, मेरे हाथ से मरना चाहते हो क्या। इसके बाद ये वैन को कंसोल करता है। ये कार में आकर इससे कहता है कि तुम ये सब भला क्यों कर रही हो। ये कहती है तुम्हारे भाई ने ही तो ये सब करवाया है मुझसे और तुम्हें इन सब चीजों पर बिलीव ही नहीं हो रहा, तो तुम्हें इनसे क्या मतलब है। तो ये इसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है। यहाँ पर इसके फियांसे का भी कॉल आता है लेकिन ये ध्यान नहीं देती। और तभी इसका फियांसे देखता है कि मेरे भाई की कार यहाँ क्या कर रही है। एक तरफ ये लोग कार में रोमांस कर रहे होते हैं, तभी ये अपने भाई के पास जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर इसका सेक्रेटरी आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने जो उल्टी सीधी शर्तें लगाई थी मुझे उसके बारे में पता चल चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम 200 मिलियन युवान का हमारा लॉस करा सकोगे। इन सारे उल्टे सीधे लफड़ों से दूर रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो अगर ये बात बॉस को पता चली तो क्या पता तुम्हारा क्या होगा। इसके बाद हेजिन भी देख लेता है कि इसका फियांसे बाहर आया हुआ है।
तो ये कार से बाहर निकल कर आता है और बाहर आते ही इसे एक पंच दे मारता है। ये पूछता है कि आपने मुझे क्यों मारा? तो ये कहता है कि सक्सेस होने के लिए औरतों का सौदा कर रहे हो, तुम इतना घटिया काम कर सकते हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम एकदम से यूजलेस इंसान हो। ये कहता है कि भाई आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, वो तो सिर्फ एक इंसिडेंट था। ये कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि अगर आइंदा से तुमने यान के साथ ऐसा किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने उसे ये कंपनी के डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए बाहर भेजा है, तो बेहतर होगा कि तुम उसे परेशान ना करो। तो ये कहता है ठीक है भाई, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, और ऐसा कहकर यहाँ से चला जाता है। जब ये कार में आता है तो ये कहती है बार बार मुझे प्रोटेक्ट करने में मेरी हेल्प क्यों करते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। तो फिर ये कहता है कि एक रात साथ सो लेने से अगर प्यार हो जाए तो उस फीलिंग को डीप फीलिंग कहा जाता है। ये इसे किस करते हुए कहती है कि वेल थैंक यू। वेल अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि ये काम पर आती है, तभी यहाँ पर चैन आ जाता है और ये इसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। ये कहता है कि तुमने फिर से मेरा बना बनाया हुआ काम बिगाड़ दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस कियान के साथ ऐसा करने की। ये कहती है तुम क्या चाहते हो कि वो मेरा रेप करे और तुम पैसा कमाओ, अगर उस दिन हेजिन नहीं आता तो न जाने मेरे साथ क्या होता। ये कहती है कि तुम मेरे फियांसे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्या। ये कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि उस ऑर्डर को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। ये कहती है तुम्हें अपने फियांसे की नहीं बल्कि ऑर्डर की पड़ी है। तो ये कहता है कि काम पहले होता है, पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आखिर तुम भी जिंदगी भर रोती आई हो, तुम्हारे ऊपर इतना कर्ज जो है, और मैंने वो सब चुकाने में तुम्हारी कितनी हेल्प करी, तो क्या तुम अपने बॉडी को बेचकर कुछ पैसे नहीं कमा सकती। तो ये इसे थप्पड़ मारती है, कहती है कि तुम कितने मतलबी इंसान हो। ये कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें दो रास्ता देता हूँ, उसके साथ जाओ, या तो फिर तुम्हें जो पैसा मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, और जब पैसा नहीं मिलेगा और जब डेबिटर्स वाले आएंगे तो वो तुम्हारे अंकल का घर भी ले जाएंगे। सबका सब तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम चाहो तो एक झटके में सब ठीक कर सकती हो। अब नेक्स्ट डे ये फिर से मिस्टर कियान से मिलने के लिए आ जाती है और यहाँ पर ये हेजिन को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो कॉल नहीं पिक करता। तो ये अपने आप से कहती है कि शायद आज मैं नहीं बच पाऊंगी। जब ये इसके सामने आती है तो ये कहता है कि कल मुझे बंदर की तरह मारा गया था। यहाँ पर एक चीप लड़की बैठी हुई होती है और वो वैन से कहती है कि तुम्हें पैसे की कदर नहीं है, तुम्हारा पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है या तुम्हारी बॉडी। ये कहती है कि मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। ये कहता है मुझे तुम पर अब विश्वास नहीं है, और फिर ये कहता है कि घुटने पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। ये कहती है कि मैं ड्रिंक पीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं घुटने पर बैठकर माफी नहीं मांगूंगी। एक तरफ हम देखते हैं कि हेजिन को पता चल जाता है कि वैन इसे कॉल कर रही होती है, तो ये उसके बारे में पता लगाने के लिए निकल जाता है। एक तरफ यहाँ पर ये सब लोग इसे जबरदस्ती ड्रिंक करा रहे होते हैं, यहाँ पर सभी लोग इसके खूब मजे ले रहे होते हैं, और ये बेचारी जबरदस्ती ढेर सारा वाइन पिए जा रही होती है। ये फ्लोर पर गिर जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग इसके साथ जबरदस्ती करके इसे वाइन पिलाते हैं। और तभी यहाँ पर हेजिन आ जाता है, वो यहाँ पर आकर इसके फियांसे को मारता है, लेकिन जब मिस्टर कियान होते हैं वो कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है, इसका फियांसे इसके लिए इतना केयरिंग नहीं होता है जितना आप होते हैं, तो बताइए कि आपकी भाभी के साथ क्या चल रहा है। लेकिन ये इसे मारते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मरना चाहते हो। अब ये इसे धमकी देने लग जाता है कि मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। तो हेजिन कहते हैं तुम अभी मेरे बारे में नहीं जानते हो, मुझसे पंगा लेना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो सकता है, और अगर मैंने तुम्हें अपना दुश्मन बना लिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर ये अपने भाई से कहता है कि तुम कैसे इंसान हो, अपनी वाइफ को ये इन लोगों के सामने सेक्रीफाइस करवा रहे हो, वो भी चंद पैसों के लिए। ये कहता है कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी हम नहीं कर रहे थे। ये कहता है कि अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए वुमेन्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो, आखिर कैसी नामर्द इंसान हो तुम। इसके बाद जो लड़की यहाँ पर खूब मजे ले रही होती है, हेजिन उसे जबरदस्ती वाइन पिलाता है। ये अपने सेक्रेटरी को इस मैटर को हैंडल करने के लिए कहकर चला जाता है। अब ये इसके पास आकर इसे थैंक यू बोलते हुए हक करती है। अब ये इसे गोद उठाकर अपने घर ले आता है। यहाँ पर ये इसे थैंक यू बोलती है। ये इसे कहता है मैंने तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाया है, तो तुम जाकर पी लो। यहाँ पर ये कहती है कि हर बार मुझे सेव करने के लिए आ जाते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। ये कहता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए एक बेड पार्टनर हो और तुम सिर्फ बेड पर ही अच्छा कर सकती हो, तुम मेरी रियल लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती। ये कहती है कि जब ऐसा ही है तो बार बार मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों आते हो। फिर ये कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मेरी लॉन्ग टर्म सेक्सुअल पार्टनर बनना चाहती हो। ये कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके पास औरतों की कोई कमी नहीं है। आप तो सिर्फ मेरे साथ कुछ देर के लिए खेल रहे थे, तो आपको मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
ये इसकी ऐसी बातें सुनकर उठाकर अपने बेडरूम में ले आता है और इसके हाथ को बांध देता है और इसके साथ रोमांस करने लग जाता है। ये कहता है कि मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे मजे करता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर इसके डैड आ जाते हैं। ये कहती है कि अंकल को पता चल जाएगा, हटो मेरे ऊपर से। ये कहता है पता चलने दो, उन्हें भी पता चले कि तुम अपने फियांसे के भाई के साथ बेड शेयर करती हो। वो उसके साथ अपना रोमांस कंटिन्यू करता है, लेकिन तभी अंकल अंदर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि ये उसे अपने बेड के अंदर छुपा देता है। ये कहता है कि मैं सो रहा था, आप इस तरह से अंदर कैसे आ सकते हैं। और तभी वो अंदर से इसका प्राइवेट पार्ट टच करने लग जाती है, जिसकी वजह से इसके फेस पर सब पता चलने लग जाता है। इसके डैड कहते हैं कि कम्बल के अंदर क्या है। ये कहता है कि हाँ, कम्बल के अंदर मेरी गर्लफ्रेंड है, आप देखना चाहते हैं क्या। इसके डैड कहते हैं कि कहीं ये वो सुपर मॉडल तो नहीं है ना। ये कहता है कौन सुपर मॉडल। तो इसके डैड कहते हैं कि मैंने एक दिन न्यूज में पढ़ा था कि तुम्हारा किसी सुपर मॉडल के साथ अफेयर चल रहा है। इसके डैड कहते हैं कि पूरे कपड़े पहनकर नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद ये कम्बल से बाहर आकर कहती है सुपर मॉडल के साथ तुम्हारे अफेयर चल रहे हैं, मुझे तो लगा था कि तुम सिंगल हो। अब ये कहती है रुको, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और ये इसके गर्दन पर लव बाइट देकर चली जाती है। ये पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। तो ये कहती है कि ताकि तुम्हारी सुपर मॉडल को ये पता चल सके कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। ऐसा कहकर ये यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये अपने डैड से बात कर रहा होता है, तभी इसका भाई नोटिस करता है कि इसके गले पर लव बाइट है और ये आकर कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो सुपर मॉडल वाली गर्लफ्रेंड आखिर दिखती कैसी है। तो फिर ये कहता है कि ये सबसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ ये इशारा करता है कि जो वैन है वो यहाँ से बाहर निकल सके। जब ये कर्टन के पीछे जाकर छुपती है तो इसे लगता है कि इसकी फियांसी यहीं कहीं है और ये मन ही मन में सोचता है कि आज तो मैं पोल खोल कर रहूंगा। लेकिन तभी ये आता है और कहता है कि ये मेरा घर है और तुम मेरे घर में इस तरह से ताका झाकी क्यों किया करते हो। तभी ये यहाँ से बाउल उठाकर फेंकता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ या फिर कोई बाहर वाला। तभी वहाँ से कैट निकलती है और कहता है अच्छा, कर्टन के पीछे कैट थी, मुझे लगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब ये कहता है कि कल तुम अपने फियांसे के साथ जो बर्ताव कर रहे थे वो डैड को बताना पड़ेगा। इसके डैड पूछते हैं कि क्या किया है तुमने अपने फियांसे के साथ। तो फिर ये कहता है कि इसने ऑर्डर पाने के लिए अपने फियांसे को सेक्रीफाइस कर दिया, वो भी मिस्टर क्यान के सामने। इसने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार अपनी वाइफ को बार बार सेक्रीफाइस करा। उन लोगों ने इसके फियांसे का रेप करने की कोशिश करा। अगर मैं सही टाइम पर नहीं जाता तो मैं इसके फियांसे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। इसके डैड कहते हैं ये सब तुम क्या कर रहे हो, औरत का सपोर्ट ले रहे हो सक्सेस होने के लिए, और तुम एक औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कितने नीच इंसान हो तुम। ये कहता है कि डैड ये सब सिर्फ गलतफहमी है, इसे कुछ भी ठीक से पता नहीं है, ये बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं। ये बार बार कहता है कि डैड ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसे ज्यादा पर्सनली मत लीजिए। और फिर डैड कहते हैं कि अगर आइंदा से तुमने अपने फियांसे को परेशान किया तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। वेल अब ये दोनों कार में मिलते हैं और ये इससे कहता है कि वेल कब कर रही हो चैन से शादी। तो ये कहती है कि मैं उससे शादी क्यों करूंगी, मुझे तो तुमसे शादी करनी है। तो ये कहता है कि वेल मैं सोच सकता हूँ तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले चैन के साथ एंगेजमेंट तोड़ना होगा। ये कहती है कि हाँ मैं करूंगी ऐसा। तो फिर ये कहता है कि हाँ फिर मैं भी ट्राई करूंगा तुमसे शादी करने का। वेल यहाँ पर इसके फियांसे का कॉल आने लगता है और जब ये फोन उठाती है तो ये कहता है कि तुम कहाँ हो। तो ये कहती है तुमसे क्या मतलब है। वो कहता है कि तुम मेरे फियांसे हो, तो मुझसे क्या मतलब है, तुम ये कैसे बोल सकती हो। ये कहती है अगर मैं तुम्हारी फियांसे होती तो तुम मुझे मिस्टर क्यान के पास रेप करवाने के लिए नहीं भेजते। यहाँ पर ये इसके साथ रोमांस करने लग जाता है और तभी वो कहता है कि ये कैसी आवाज है, लेकिन ये बाय कहकर फोन कट कर देती है। इसके बाद ये दोनों लोग किस करने लग जाते हैं। तो फिर ये कहता है कि वेल तुम अपनी बात पर अड़ी रहना। ये कहता है वेल तुम अपनी बात पर अड़ी रहना, चैन के साथ एंगेजमेंट मत करना। ये कहती है कि ठीक है मैं ऐसा करूंगी, लेकिन क्या पता कि तुम भी अपनी भाई की तरह हो। तो ये इसे कहता है कि चुप शांति से मेरी कार से उतर जाओ और इसे यहाँ पर उतार कर चला जाता है। वेल नेक्स्ट सीन में इसकी मुलाकात होती है चैन के लवर से। ये यहाँ पर आकर इसे उल्टी सीधी बातें बोल रही होती है, लेकिन यहाँ पर तो इसे मौका मिल जाता है मारने के लिए। ये इसे मारने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मेरी आंट को उल्टा सीधा बोलने के लिए, और तुम्हारा मुंह बहुत चलता है, बहुत उल्टी सीधी बातें तुम्हारे मुंह से निकलती है। ये ऐसे कहती है नेक्स्ट टाइम से अगर मेरी आंट से भिड़ी तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरा करूंगी, और ऐसा कहकर चली जाती है। वेल नेक्स्ट सीन में इसका फियांसे घर पर बुलाता है और यहाँ पर सारी फैमिली होती है। ये सभी को देखकर सोचने लगती है कि कहीं सबको मेरे और एजेंट के बारे में पता तो नहीं चल गया। वेन यहाँ पर पूछती है कि अंकल क्या बात है, आप इस तरह से सभी को अचानक से क्यों बुला लिए। तो अंकल कहते हैं मैंने आज सभी को इसलिए बुलाया है ताकि हम तुम्हारी शादी की अच्छी खासी तैयारी पहले से कर सके, तो इसीलिए मुझे तुम लोगों के भी ओपिनियन की जरूरत थी।
लेकिन जब ये यहाँ पर कुछ नहीं बोलती है तो इसका फियांसे बोलता है, क्या चाहती हो, शादी नहीं करना चाहती हो या फिर तुम्हारे किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसकी मम्मा कहती है कि बेटा प्लीज गुस्सा मत करो, और इसका भाई भी कहता है कि ये कोई तरीका होता है क्या बात करने का। उसकी मम्मा कहती है मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मम्मा यानी कि आन, ये उसकी आंटी है ना, ये कहती है कि इसका किसी और के साथ अफेयर चल ही नहीं सकता, ये बहुत ही सीधी सादी है। यहाँ पर इसकी मम्मा को इमरजेंसी कॉल आता है और ये कॉल पिक करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर डेब्टर्स वाले आए होते हैं और इन्हें कह रहे होते हैं कि अगर कर्जा नहीं भरा तो बहुत जल्दी तुम हॉस्पिटल में नजर आओगी। ये कहती है मेरे पास कोई पैसे ही नहीं है। तभी यहाँ पर ये आ जाती है और कहती है कि ये लोग फिर से पैसे मांगने के लिए आ गए। ये कहती हैं कि तुम्हारे अंकल 3 मिलियन से ज्यादा का कर्जा लेकर बैठे हैं। वो लोग कह रहे थे कि अगर हम पैसा नहीं देंगे तो वो हमारा घर बेच देंगे। और तभी इसकी छत पर हम इसके फियांसे को देखते हैं जो कि इसे घूर रहा होता है और मैसेज करता है कि अगर चुप शांति से शादी नहीं करोगी तो इसी तरह से परेशान होती रहोगी, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब ये अंदर आती है तो इसका फियांसे कहता है कि सब डिस्कशन तो हो गया, चलिए इससे पूछ लेते हैं कि इसे शादी करनी है या नहीं। तो ये सभी के सामने कहती है हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और हेजिन ऐसा सुनकर हैरान हो जाता है। यहाँ पर इन लोग के डैड कहते हैं कि कुछ महीनों के अंदर मैं तुम लोगों की शादी करवाता हूँ। लेकिन यहाँ पर हेजिन परेशान हो रहा होता है कि आखिर ये कैसे मुकर सकती है। ये यहाँ पर सभी को गुड बाय कहकर अपने काम के लिए निकल जाता है। अब ये अपने अंकल के पास आती है जो कि ताश खेल रहे होते हैं। इनके पास आकर कहती है कि आप लोग की वजह से आज मैं इतने कर्ज में परेशान हूँ, ना अपने मन से शादी कर सकती हूँ ना मैं अपने मन से कुछ डिसाइड कर सकती हूँ, मुझे लोगों के अंडर में रहना पड़ रहा है। ये कहती है इससे अच्छा होता कि आप मर जाते। और ये यहाँ पर चाकू उठाकर गुस्से में अपने अंकल के हाथ पर मार देती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इसके अंकल हॉस्पिटल में होते हैं और इसकी आंटी आकर वैन को ही मारने लग जाती है। कहती है कि तुम इतना ज्यादा हार्टलेस कैसे हो सकती हो, अपने अंकल की तुमने क्या हालत कर दी है। ये कहती है आंटी मैं ये सब आपके लिए कर रही हूँ, इतने टाइम से आप परेशान हैं। ये यहाँ पर इसे खूब मारती है, ये कहकर कि तुम उसे कैसे हर्ट कर सकती हो, वो तुम्हारे अंकल है। और ये बेचारी मन में सोच रही होती है कि इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद भी ये ऐसा मेरे साथ कर रही है, मैं ये सब इनके लिए ही तो कर रही थी। ये कहती है बचपन से लेकर बड़े होने तक हम लोगों ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम उन्हें इस तरह से कैसे हर्ट कर सकती हो। ये कहती है कि अगर वो दोबारा से ड्रग लेने के लिए जाएंगे या फिर ताश वाश खेलने के लिए जाएंगे तो फिर रिग्रेट मत फील करिएगा। तो इसकी आंटी गुस्से में कह देती है कि जब तुम्हारे डैड मर गए थे तभी तुम्हें भी मर जाना चाहिए था। ये सब बोलकर ये चली जाती है। अब पुलिस इसे जेल उठाकर ले जाती है क्योंकि इसने अपने अंकल को स्टैब किया हुआ होता है। तो हेजिन से छुड़ाने के लिए आता है। ये यहाँ पर आकर कहता है कि जब हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है तो तुम बेल के लिए मुझे क्यों बुलाई। तो ये इसे सॉरी कहकर हक करती है, कहती है कि मेरा कोई अपना नहीं है। ये इसे झटके से धक्का देता है जिस वजह से लेकिन इसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है इसलिए ये तुरंत बेहोश हो जाती है। अब ये इसे गोद में उठा कर ले जाता है। अब इसकी मुलाकात कसीनो वाले से होती है जो कि हमेशा उसे पैसों के लिए परेशान किया करते हैं। ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे भाई से ज्यादा तो तुम ही इसकी केयर करते हो, आखिर तुम लोगों का रिश्ता क्या है। अगर तुम चाहते हो कि तुम सही सलामत यहाँ से जाओ तो तुम इसे हमारे पास छोड़कर चली जाओ, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ये कहता है पूरे शहर में मुझे धमकी देने की किसी की हिम्मत नहीं है, भला तुम लोग कौन होते हो। ऐसा कहकर ये इन सभी को मारने लग जाता है। अब इन सबकी धुलाई करने के बाद ये इसे होटल में लेकर आता है, लेकिन तभी इनकी कोई पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। ये इसके साथ रोमांस कर रहा होता है तो ये कहती है कि आज तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो फिर ये कहता है कि अगर तुम मेरे पास हो तो फिर मैं आराम कैसे कर सकता हूँ। ये लोग इधर रोमांस करने में बिजी होते हैं और एक तरफ चैन जिसे अपनी फियांसे की फोटोज मिल चुकी होती हैं कि वो इसके भाई के साथ इसी होटल में है, वो उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आता है। दरवाजा खोलकर ये डायरेक्ट अंदर रूम में घुस जाता है और देखता है कि इसके डैड यहाँ बैठे हुए हैं। इसने जो एक्सपेक्ट करा था वो तो होता ही नहीं है। लेकिन तभी ये वैन को देखता है जिसे डॉक्टर एंटीबायोटिक लगा रही होती है। ये इसे इस तरह से देखकर कहता है देखिए डैड ये दोनों चीटिंग कर रहे हैं। तो इसके डैड इसे गाली देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा उसे कितनी चोट लगी है, उसी दवा लगाया जा रहा है और तुम किसे चीटिंग करने के लिए कह रहे हो, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें थोड़ा सोच समझ कर बात करना चाहिए। तभी पास सीन में हम देखते हैं कि जब ये लोग रोमांस कर रहे होते हैं तभी इन्हें पता चल चुका होता है कि कोई इनकी फोटोज क्लिक करके चैन को भेज रहा है, इसीलिए ये लोग ये प्लान करते हैं। अब यहाँ पर इसके डैड चैन को कह देते हैं कि खबरदार तुम आइंदा से अगर वैन से मिले, तुम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है और तुम लोग शादी से पहले ही ऐसा कर रहे हो।
वेल अब नेक्स्ट सीन में ये अपने घर आती है और इसे छोड़ने के लिए हेजिन आता है। ये कहती है एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें घर के अंदर बुलाऊंगी। ये भी कहता है हाँ मैं भी नहीं आना चाहता, और ऐसा कहकर ये डोर को बंद कर देती है। वेल जब ये अंदर आती है तो यहाँ पर मिस्टर कियान पहले से छुपा हुआ होता है, जो कि इसकी रेप करने की कोशिश करता है। जब ये चिल्लाने लगती है तो हेजिन को इसकी आवाज आ जाती है। ये अंदर आकर मिस्टर कियान को खूब मारता है। यहाँ पर इसके आदमी आकर मिस्टर कियान को यहाँ से ले जाते हैं और ये वेन को कंसोल करता है। चैन को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रहा होता है। ये कहती है कि कितने दिन तक इंतजार करना होगा तुमसे शादी करने के लिए, मैं नाटक कर करके थक गई हूँ, भला मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, वाइफ बनना चाहती हूँ। तो ये कहता है अरे थोड़ा इंतजार करो, मिस्टर कियान से मैं जल्द से जल्द ऑर्डर साइन करवा लूँ, वैसे आज का जो प्लान है आई थिंक काम कर जाएगा। लेकिन तभी इसे फोन आता है और पता चलता है कि मिस्टर कियान पकड़े गए और कोई और नहीं बल्कि हेजिन ने पकड़ा है। इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि जब भी वेन को कुछ भी होता है तो वहाँ पर तुम्हारा बड़ा भाई क्यों अवेलेबल होता है, हमेशा वो उसे प्रोटेक्ट करता रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों का अफेयर चल रहा है। वेल नेक्स्ट सीन में ये अपने भाई से मिलता है और यहीं पर साइड में वेन छुपी हुई होती है। ये अपने भाई से कहता है कि बहुत टाइम हो गया और आप मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, आपको शादी कर लेना चाहिए। आपको वो बचपन वाली आपकी स्वीट हार्ट याद है, क्यों ना हम उसे ही बुला ले और उसके साथ आपकी एंगेजमेंट करवा दें। ये सब सुनने के बाद ये सोचती है कि बचपन से यानी कि इसकी होने वाली फियांसी है वो। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं ये इसकी बचपन के फियांसी को ही बुला लेता है। ये कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हें इधर उधर की औरतें सेड्यूस कर रही थी, इसीलिए मैं चली आई, आखिरकार मुझे ही तुमसे शादी करनी है। यहाँ पर ये वेन को कहती है कि तुम चैन की होने वाली फियांसी हो, ये गिफ्ट नहीं ला पाई, मैं बहुत ही हड़बड़ी में थी, इसीलिए आज रहने दो, मैं कल तुम लोगों को अच्छा अच्छा गिफ्ट दूंगी। यहाँ पर वेन जेलसी के मारे चैन को अंगूर खिलाती है। ये देखकर हेजिन को तो जलन होने लग जाती है। इसके डैड यहाँ कर कहते हैं कि सबको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली बहुत खुश है, सभी लोग अपने अपने फियांसे के साथ हैं, बहुत जल्दी सबकी शादी हो जाएगी। वेल नेक्स्ट सीन में ये बाथरूम में होती है और यहाँ पर हेजिन आ जाता है और कहता है कि चैन के साथ बहुत ही ज्यादा चिपक रही थी, क्या करना है, शादी करने का इरादा है क्या? ये कहती है तुम्हारे पास भी तो फियांसे है जिसके बारे में तुमने मुझे कभी नहीं बताया। तो ये कहता है ओ इसका मतलब तुम्हें जलन हो रही है। ये कहती है तुम उसके साथ सो भी जाओ तो भी मुझे जलन नहीं होगी। वेल तभी बाहर से इसकी फियांसी आवाज देने लग जाती है और ये यहाँ से भाग जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेजिन की जो फियांसे होती है उसे ड्रिंक करा के बेडरूम में ले आती है और कहती है कि इस मोमेंट के लिए मैं बहुत साल से इंतजार कर रही थी। वो उसके साथ यहाँ पर इंटीमेट होने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने आप को बचाते हुए यहाँ से भागता है। और एक तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि अपनी होने वाले फियांसी को नशे की गोली दे दिया होता है, जिस वजह से वो थोड़ा सा भी होश में नहीं होती है। वो कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बाहर मुझे सेड्यूस कर रही थी ना, तो कोई भी काम अधूरा क्यों छोड़ती हो, तो आज क्यों ना मैं भी तुम पर थोड़ा ट्राई मार ही लूं। ये यहाँ पर इसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये हेजिन का नाम ले लेती है, जो सुनकर तो ये बौखला जाता है। कहता है कि हेजिन का नाम क्यों ले रही है ये, मुझे शुरू से शक था कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। एक तरफ हम हेजिन को देखते हैं जिसे शक हो रहा होता है कि वेन सेफ नहीं है, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है कि चैन को कुछ भी करके बहकाओ, उसे लालच दो या कुछ भी कहो, लेकिन वेन को उसके चंगुल से निकालो। इसका सेक्रेटरी चैन को कॉल करके कहता है कि चीलो ग्रुप के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें 50 मिलियन का ऑर्डर है, तो तुम्हें जल्दी से साइन करने के लिए आना होगा। ये कहता है मैं बिजी हूँ। तो ये कहता है कि अगर 2 मिनट में नहीं आए तो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। तो ये इसे कहता है कि चलो आज के लिए तो तुम बच गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं बचोगी। अब ये गिरते पड़ते हेजिन के पास आ जाती है। ये दोनों लोग अंदर होते हैं और तभी बाहर इसकी फियांसी डैड को लेकर आती है और कहती है कि देखिए वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा है, मुझे तो शक हो रहा है कि वो वेन के साथ में है। और तभी इसके डैड दरवाजा तोड़ देते हैं। जब ये अंदर आती है तो देखती है कि वेन यहाँ पर बिना कपड़ों के लेटी हुई है। हेजिन के डैड कहते हैं कि हेजिन कहाँ है और तुम बिना कपड़ों के यहाँ क्या कर रही हो। ये कहती है अंकल आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी एक कमरे से डॉक्टर निकल कर आते हैं और कहते हैं इनकी तबीयत बहुत खराब है। ये बताते हैं कि मिस वेन ने जो वाइन पिया था उसमें किसी ने कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से इनकी बॉडी पर ऐसा रिएक्शन हो गया और हेजिन ने ही मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था और मैं इनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ यहाँ। हेजिन के डैड कहते हैं कि तुम फालतू का शक कर रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इसकी हालत तो देखो जरा, तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें अपने फियांसे के बारे में कैसे बोल सकती हो। हेजिन के डैड इसे यहाँ से भगा देते हैं। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैड इन सभी से डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर वाइन में ड्रग किसने मिलाया था। यहाँ पर हेजिन का सेक्रेटरी कहता है कि मुझे तो हेजिन के होने वाले फियांसे पर डाउट है। ये कहती है कि भला मैं ऐसा क्यों करूँगी, मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा। तभी यहाँ पर हेजिन आता है
सीसीटीवी रिकॉर्ड लेकर और कहता है कि चलो अब सच सच बताओ कि वाइन में ड्रग किसने डाला था। यहाँ पर सीसीटीवी रिकॉर्ड में होता है कि इस घर की जो मेड होती है वो वाइन में ड्रग मिला रही होती है। इससे पूछा जाता है कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था, तो ये घुटनों पर बैठकर कहने लग जाती है कि मुझे आपकी होने वाली फियांसे ने ये सब करने को कहा था। इसके डैड इसे खूब सुनाते हैं। ये कहती है कि डैड, बहुत टाइम से मैं हेजिन के क्लोज नहीं आई थी, हम लोग बहुत साल बाद मिल रहे थे, तो थोड़ा अपने रिलेशनशिप में स्पीड अप ऐड करने के लिए मैंने ऐसा करा था, मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम वैन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है। वो यहाँ पर ड्रिंक करके उल्टी सीधी बातें बक रही होती है कि मैं बहुत अकेली हूँ। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि नहीं नहीं तुम अकेली नहीं हो, लेकिन तभी पीछे से हेजिन आ जाता है और वो इसे भगाता है। अब ये इसे अपनी कार में लेकर आता है। ये बहुत ही ज्यादा नशे में होती है। कहती है कि मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, प्लीज तुम मुझे कहीं छोड़ कर मत जाना। ये कहता है कि मुझे इस तरह से टच मत करो, नहीं तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। ये नशे में ऐसे ही बोलते बोलते सो जाती है। ये इसे घर ले आता है। सुबह इसकी नींद खुलती है तो ये इसे उठाता है। कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पास्ता बना दिया है, खा लेना। और कहता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है तो मुझसे दूरी बना कर रहो। नेक्स्ट डे इसे कॉल आता है कि आपकी आंट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, जल्दी से आप हॉस्पिटल में आ जाएं। कोई उम्मीद नहीं है कि वो जिंदा बचेंगी। जब ये हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर कहते हैं कि पूरी बॉडी में बहुत जगह फ्रैक्चर हो चुके हैं, इन्हें किसी ने बहुत मारा है, इन्हें ठीक करने में एटलीस्ट 5 लाख तक का खर्चा आएगा। अब पहले जाकर बिल क्लियर कर दीजिए, जिसके बाद हम अच्छे से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अब ये चैन से मिलने के लिए विला पर आती है, जहाँ पर ये शादी के बाद रहने वाली है। लेकिन इसके बेडरूम से चैन की गर्लफ्रेंड भी निकलती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें आराम करना है तो जाके कर लो, क्योंकि अभी हम दोनों बिस्तर गर्म करके आ रहे हैं, तुम्हें नींद अच्छी आएगी। ये कहती है सिर्फ 15 मिनट के लिए ही बिस्तर गर्म करा, आई थिंक तुम्हारा बंदा जिम विम नहीं जाता है। तो चैन कहता है कि हद में रहकर बात करो। ये कहता है तुम्हारी आंटी का क्या हाल है, अगर उन्हें बचाना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। तो ये इसे खींच कर थप्पड़ मारती है। एक तरफ हेजिन परेशान हो रहा होता है कि वैन कहाँ है। एक तरफ हेजिन परेशान हो रहा होता है कि वैन कहाँ है, क्योंकि इसे फील हो जाता है जब भी वैन के साथ कुछ गलत होने वाला होता है। और तभी जाकर ये वैन को रेस्क्यू करता है। यहाँ पर वैन इसे बेहोश पड़ी हुई मिलती है। ये इसे हॉस्पिटल में लेकर आता है तो फिर चैन भी आ जाता है। चैन कहता है जब देखो तब आप इसके आगे पीछे मंडराते रहते हो, आप इतना बिजी रहते हो, आपके पास टाइम कैसे मिल जाता है। तो ये कहता है कि तुम्हें तो अपनी वाइफ का ख्याल है नहीं, एटलीस्ट मैं कर रहा हूँ तो करने दो। ये कहता है कि वेल अब जल्दी आपकी वाइफ भी आने वाली है, डैड कह रहे थे बहुत जल्दी आपकी शादी करवाने वाले हैं। कहता है कि वेल अब जल्दी आपकी वाइफ भी आने वाली है, डैड कह रहे थे बहुत जल्दी आपकी शादी करवाने वाले हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हेजिन सर इतने स्मार्ट है और सुना है कि उनकी होने वाली वाइफ भी बहुत खूबसूरत है, दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगेगी क्योंकि दोनों ही बहुत स्मार्ट है। एक तरफ हम वैन को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि अगर अभी आप पैसा नहीं जमा करती हैं तो हम ट्रीटमेंट को रोक देंगे। तो ये परेशान हो जाती है और कहती है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पैसा पेमेंट करती हूँ। अब ये सोचने लग जाती है कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं। ये रियल एस्टेट कंपनी में कॉल करके कहती है कि मेरे पास एक घर है, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन वो घर भी नहीं बिकता है। फाइनली इसके पास लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है चैन। चैन इसे एक आदमी के पास लेकर आता है जो कि काफी रिच है। ये इसे 100 मिलियन का ऑर्डर देता है और कहता है कि ऑर्डर तभी कंप्लीट होगा जब तुम्हारी वाइफ मेरे साथ मेकआउट करेगी। ये अपनी आंट का ट्रीटमेंट कराने के लिए इसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेती है। और तभी हॉस्पिटल से फोन आता है कि पहले पेमेंट करिए, नहीं तो हम अभी फटाक से मशीन्स को ऑफ करते हैं। ये चैन से कहती है कि हॉस्पिटल से कॉल आया है, वो तुरंत पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं और चैन तुरंत पेमेंट कर देता है। इसके बाद इसे चैन की बात तो माननी ही पड़ती है। वो बंदा इसके पास बैठकर कहता है कि तुम्हारी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। ये इसे ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर हेजिन आ जाते हैं और वो आते ही इस बंदे को मारने लग जाते हैं। ये कहता है ऐसा लग रहा है चैन की फियांसी नहीं बल्कि तुम्हारी होने वाली फियांसी है, वो इसे लेकर जितना प्रोटेक्टिव नहीं है उतना तो तुम हो, आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। लेकिन फिर ये बीच में आकर कहती है कि ये मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ, मैं किसी के साथ भी आओ जाऊँ सोऊं, तुमसे क्या मतलब है, ये मेरा फैसला है। ऐसा सब सुनकर ये हैरान हो जाता है और कहता है कि फालतू का मैं तुम्हें अच्छी लड़की समझ रहा था। ऐसा कहकर ये यहाँ से चला जाता है। हेजिन के जाने के बाद ये बंदा भी इसके साथ ज्यादा देर तक नहीं बैठता है और कहता है क्या पता अगर मैं तुम्हारे साथ सो गया तो वो मेरी जान ही ले लेगा। ऐसा कहकर ये चला जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इसकी आंटी को कुछ नहीं हुआ होता है। अंकल आंटी बैठकर तो ऐश कर रहे होते हैं, ये दोनों बातें कर रहे होते हैं।
कि वेन कितनी बड़ी बेवकूफ लड़की है, उसे पागल बनाकर हम अच्छा खासा पैसा निकलवा रहे हैं। ये कहता है कि वेल जब तक चैन जैसा कह रहे हैं हमें वैसा करना पड़ेगा, अदरवाइज हम आज ये सब नहीं कर पाते। ये कहती है मैं बोर हो गई हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो, इतने दिन तक मैं नाटक करके थक गई हूँ। तभी यहाँ पर वैन आ जाती है और वो ये सब देख लेती है। वो कहती है कि मैं आपके लिए कितना परेशान थी, मैं अपना घर बेचना भी मैंने तो अपना घर भी बेचने की कोशिश करी थी, मैंने क्या नहीं करने की कोशिश करी थी, मैंने अपने आप को तक बेच दिया सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और आप यहाँ पर रैश कर रही हैं। आज के बाद आप मेरे लिए मर गई हैं और हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपके लिए चाहे जितना भी कर दूं हमेशा कम ही रहेगा। ऐसा कहकर ये यहाँ से चली जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपने आप से प्रॉमिस करती है कि इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है और जितने लोगों ने भी मुझे हर्ट करा है मैं उन सब से एक एक करके बदला लूंगी। ये जब चैन के पास आती है तो इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कल रात में तुम थकी नहीं क्या कि आज इतना बन ठन के आ गई। तो ये इसे एक थप्पड़ लगाती है। यहाँ पर चैन को कॉल आता है कि 100 मिलियन का जो ऑर्डर है मैं वो पास आउट नहीं करूँगा। तो ये धीरे से कहता है कि कल रात को मैं अपनी फियांसी को आपके पास छोड़कर गया था, आपने कुछ नहीं किया क्या? तो वो कहते हैं हाँ मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देते हैं। अब ये इसका हाथ पकड़ कर खींच कर लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर ये इसे उल्टा थप्पड़ मारती है। कहती है कि ये सब क्या कर रहे हो तुम, उल्टी सीधी चाल चल रहे हो, भला एक औरत को परेशान करके तुम पैसे कैसे कमा सकते हो? मर्द के नाम पर तो तुम धब्बा हो। ये कहता है संभल कर बात करो, अभी भी तुम्हारी आंट हॉस्पिटल में है, अगर मैं पेमेंट नहीं करूँगा तो उनका ट्रीटमेंट रुक जाएगा। ये कहती है कि अब मुझे घंटा फर्क पड़ता है कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, अब तुम मुझे डरा नहीं सकते और ना कोई धमकी दे सकते हो। ये मन ही मन में सोचने लगता है कि इससे तो सब पता चल गया, और अगर ये मन ही मन में कहता है कि इसे तो सब पता चल गया, अब मैं क्या करूं? अभी सोचता है कि कहीं ये एंगेजमेंट ना तोड़ दे, अगर ये एंगेजमेंट तोड़ देगी तो मेरा ही ग्रुप में जो शेयर है वो भी हाथ से चला जाएगा। अब ये इसके सामने कमजोर बनने का नाटक करने लगता है। ये कहता है कि पास्ट में मैंने जो कुछ भी करा मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, अब आगे हम अपना अच्छा रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे, तुम जो भी कंडीशन रखना चाहोगी मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। मन ही मन में ये कहती है कि मैं इतना आसानी से तुमसे ब्रेकअप कैसे कर सकती हूँ, तुम्हारा नाम बदनाम करना है, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाना है, इतना आसानी से थोड़ी ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी। ये कहती है वेल अगर सच में माफी मांगना चाहते हो तो चलो घुटने पर बैठकर 20 टाइम्स अपने आप को थप्पड़ मारो। ये कहता है हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये जब ऐसा कर रहा होता है तो इसकी गर्लफ्रेंड आती है और कहती है कि ये क्या करवा रही हो तुम। इसका बॉयफ्रेंड इसे धक्का देकर कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आता कि तुम मेरे फियांसे के सामने मुझे ऐसे टच कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सेड्यूस करने की, ये जानते हुए कि मेरी फियांसी है। ये तो पूरा का पूरा पलटी खा जाता है, इसका कोई असली रूप है ही नहीं। वेल गाइस ऐसे ही रोमांटिक प्लस कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वेल नेक्स्ट सीन में ये हेजिन के ऑफिस में आई हुई होती है। ये कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम चाहती थी कि हम ब्रेकअप कर लें, हमारा ब्रेकअप हो गया, अब तो तुम सुकून से रहो। लेकिन ये इसके पास आकर कहती है कि हेजिन मुझे तुम्हारे साथ सोना है। ये कहता है पागल लड़की ये ऑफिस है। ये कहती है कि हम ऑफिस में ही ट्राई कर सकते हैं। ये कहता है कि तुम्हें समझना नामुमकिन है मेरे लिए। वेल कितने चेहरे हैं तुम्हारे, जरा बताओगी मुझे? ये दोनों लोग ऑफिस में ही रोमांस करने लग जाते हैं। इनका यहीं पर मेकआउट होने लगता है। एक तरफ चैन चिल्लाते हुए आता है कि मेरी वाइफ अंदर है, जरूर कोई गड़बड़ है। जब ये अंदर आता है तो हेजिन कहता है ये ऑफिस है तुम्हारा घर नहीं, जो इस तरह से चिल्ला रहे हो। ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, पक्का तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। हेजिन कहता है कि ओ सुनो, मेरे पास तुम्हारे जितना फालतू टाइम नहीं है, ये अभी मेरे लिए काम कर रही है तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है। वेल तभी चैन को इसका ईयररिंग नीचे गिरा हुआ मिलता है। ये कहता है कि जब तुम लोग कुछ कर नहीं रहे थे तो ईयररिंग यहाँ कैसे गिर गया? हेजिन कहता है कि जितना दिमाग यहाँ ईयररिंग पर लगा रहे हो, अगर इतना काम पर लगाते तो कुछ कमा लेते। वेल नेक्स्ट सीन में ये दोनों साथ में सो रहे होते हैं और तभी इसकी फियांसे कॉल करती है। जब ये फोन उठाती है तो इसकी फियांसे कहती है कि तुम उसके साथ क्या कर रही हो। तभी ये अपना आवाज बदल कर कहती है कि मैं हेजिन की न्यू सेक्रेटरी हूँ, वो अभी ऑफिस में बिजी है, उनकी मीटिंग चल रही है, इसीलिए वो अभी कॉल पिक नहीं कर सकते। जब वो फ्री होंगे तो मैं आपकी बात करा दूंगी। ऐसा कहकर वो फोन रख देती है। वेल इसके बाद ये दोनों लोग यहाँ पर रोमांस करने लग जाते हैं। वेल नेक्स्ट सीन में इसकी फियांसी ढेर सारी लड़कियों को लेकर इसके घर पर आ जाती है और कहती है कि पूरा घर तलाशो, आखिर वो कौन लड़की थी जिसने फोन उठाया था। तभी यहाँ पर हेजिन के डैड आते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम, घर में तलाशी ले रही हो। अंकल हेजिन किसी और के साथ है, कोई लड़की उसका फोन उठाई थी और मैं जहाँ तक जानती हूँ उसकी कोई फीमेल सेक्रेटरी नहीं है। यहाँ पर इसके डैड को जब पता चलता है कि चैन और ये दोनों लोग मिलकर मेरे बेटे पर शक कर रहे हैं तो ये इन दोनों को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। तभी हेजिन आता है और अपने होने वाले फियांसे को थप्पड़ मारता है और वो कहती है मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम मुझे थप्पड़ कैसे मार सकते हो? ये कहता है किसने कहा कि तुम मेरे फियांसे हो?
ये सब होने के बाद हम देखते हैं कि वो वैन को फंसाने के लिए एक बंदे को बुलाकर ड्रग्स का पैकेट देती है और कहती है कि किसी तरह से ये वैन के पर्स में डाल दो, जिससे वो इलीगल काम में फंस जाए और मेरा रास्ता क्लियर हो जाए। जब वैन रास्ते में से गुजर रही होती है तभी एक बंदा उसके पर्स में ड्रग्स डाल देता है और ये बात वैन को पता नहीं लग पाती है। डेवलप कंपनी में मीटिंग हो रहा होता है, तभी यहाँ पर पुलिस आकर कहती है कि वैन कौन है, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हेजिन कहता है जब तुमने कुछ नहीं किया है तो निडर होकर पुलिस स्टेशन जाओ, आगे जो होगा वो मैं देख लूंगा। अब हेजिन को सारी बातें पता चलती है कि उसी को ये सब कांड में फंसाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए ये शहर के सबसे महंगे लॉयर को हायर करता है। और फिर वैन को पता लगता है कि उसकी बेल हो गई है और ये बेल किसी और ने नहीं बल्कि हेजिन ने कराया है। ऐसा सुनकर ये खुश हो जाती है। बाहर आकर जब ये इसे देखती है तो मन में कहती है कि मैं इसके लिए इतना रूड क्यों बन रही हूँ, इतना अच्छा बंदा है, मेरी इतनी केयर करता है, मेरे लिए किसी से भी लड़ जाता है, मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। ये इसे जाकर हक करती है लेकिन कोई इनकी तस्वीर निकाल लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये हेजिन के बगल में सो रही होती है, लेकिन तभी इसे पैनिक अटैक आता है और ये चिल्लाने लग जाती है। ये इसे कंसोल करता है। ये इसे देखकर कहती है कि तुम अभी तक घर नहीं गए, तो ये कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी कंडीशन में कैसे छोड़कर जा सकता था। तभी हम देखते हैं कि डोर पर हेजिन के डैड और चैन आ जाता है। ये दोनों लोग डोर नॉक करने लग जाते हैं। ये घर वैन का होता है। वैन कहती है मैं सो रही हूँ, मैं अभी दरवाजा नहीं खोल सकती, लेकिन अंकल कहते हैं मैं भी आया हुआ हूँ। ये सुनने के बाद तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं। अब इसके बाद ये जल्दी से हेजिन को छुपाती है और डोर खोलती है। यहाँ पर इसके डैड कहते हैं कि तुम दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा रही थी, तो ये कहती है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और चैन कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपने घर में किसी आदमी को छुपा रही हो, क्योंकि ये देखो यहाँ पर आदमी के जूते पड़े हुए हैं। ऐसा देखकर ये हैरान हो जाती है, लेकिन फिर बहाना मारते हुए डैड से कहती है कि मैंने ये इसलिए रखा है ताकि बाहर वालों को ये पता न चल सके कि मैं घर में अकेले रहती हूँ। तो इसके डैड कहते हैं कि हाँ ये अच्छा ट्रिक है, लेकिन चैन कहता है मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जूता हेजिन से जितना मिलता जुलता है। कैसे तैसे करके अब ये लोग यहाँ से जाते हैं। इन लोगों के जाने के बाद ये हेजिन से कहती है कि अब जल्द ही शायद तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे डैड तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं। आखिर वो कौन लड़की होगी जिससे तुम एंगेजमेंट करोगे, और फिर मेरा क्या होगा। ये कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ बनना है। फिर ये कहती है नहीं, मुझे तुम्हारी वाइफ नहीं बनना, मैं चैन से शादी करके उसकी रेपुटेशन खराब करना चाहती हूँ। और जब ये ऐसा कहती है तो ये यहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये किसी काम से हेजिन के मेंशन पर आई हुई होती है, लेकिन यहाँ पर चैन की गर्लफ्रेंड होती है। वो इसे कहती है कि बहुत तुमने परेशान कर लिया। ऐसा कहकर ये इसे टेरेस से धक्का दे देती है। और तभी यहाँ पर इसके फ्रेंड आते हैं। ये कहता है कि तुम उसे यहाँ से धक्का कैसे दी, इसके बाद जो तुम्हारे साथ होने वाला है तुम वो इमेजिन भी नहीं कर सकती हो। अब ये हॉस्पिटल में होती है और यहाँ पर ये अपने दोस्त को थैंक यू कहती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है, अब मैं ठीक हूँ और जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर चैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और उसके ऊपर फायर होने लगता है और उसे यहाँ से उठा कर ले जाता है, ये बोलते हुए कि आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज तुम जिंदा नहीं बच सकती। ये लोग इसे बांध देते हैं और यहाँ पर ढेर सारे लोग होते हैं। अब ये यहाँ पर इसे कहता है चैनची, अब ये इसे कहता है मिस्टर क्यान का ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये कहती है कि तुम एक नामर्द इंसान हो, औरतों पर डिपेंड रहने वाले, बिना औरतों पर डिपेंड हुए तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये कहती है कि शायद तुम जानती नहीं हो कि ये साउथ सिटी बिजनेस का लीडर है। अब चैन इसे मारने वाला होता है, तभी यहाँ पर इसका दोस्त आता है जो कि इसके साथ ऑर्डर साइन करने वाला है। ये कहता है मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपनी फियांसी के साथ ऐसा कुछ करते हो। तो ये कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये सेफ रहे तो फिर ऑर्डर पर साइन करो। ये कहता है ओके, कल आ जाना, मैं ऑर्डर पर साइन कर दूंगा। और ये इसे यहाँ से उठाकर ले जाता है और इसे हॉस्पिटल में लाता है। इसके बाद जब ये घर पर आती है तो इसके रूम से मिस्टर फैंग निकलते हैं और इसे निकलते हुए हेजिन देख लेता है। हेजिन को शक हो जाता है इन दोनों के बीच में कुछ उल्टा सीधा रिलेशनशिप है। अंदर आकर ये वैन को मारने लग जाता है, लेकिन वैन कहती है मैं ऐसी ही हूँ, मैं लोगों के साथ सोती हूँ, मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं शादी वादी डिजर्व नहीं करती, मैं जो कर रही हूँ सिर्फ चैन से रिवेंज लेने के लिए कर रही हूँ। ये सब सुनने के बाद वो भी चला जाता है। तो अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैन की जो आंटी होती है वो इसके ऑफिस में आकर बवाल करने लग जाती हैं कि मैंने बचपन से इसे पाल पोस कर बड़ा किया और अब ना ये हमारा कॉल उठाती है, ना मैसेज देखती है और ना हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। इतने बड़े कंपनी में काम करती है लेकिन एक फुटी कौड़ी नहीं देती है। ये हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दी है। यहाँ पर सभी लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं, तभी चैन आकर सभी को भगाता है और चैन से खींचकर वॉशरूम में ऑफिस में ले जाता है। ये इसे कहता है कि तुम इस तरह से ऑफिस में कैसे उल्टी सीधी बातें बक सकती हो।
तो फिर ये इसे सीसी का वास या फिर बाउल आप कह सकते हैं वो उठा कर मारती है। ये इसे इतना बुरा मारती है कि इसका सर आई थिंक फट चुका होता है। इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आकर रोना धोना करने लग जाती है और कहती है कि तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन फिर ये इसे भी सर पटक पटक कर इसका मारती है और कहती है जितना डराना था तुमने डरा लिया, लेकिन अब मैं अकेली और मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे मारना भी है तो मार दो, मुझे मारना भी है तो मार दो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वेल अब हम देखते हैं कि इसके डैड का फोन आता है और ये कहते हैं कि शादी की प्लानिंग के लिए आपके डैड आपको बुला रहे हैं। ये लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और इसके डैड पूछते हैं कि बताओ कौन सा होटल बुक करना है, क्या थीम रखना है। लेकिन तभी यहाँ पर हेजिन आकर कहता है कि आपको नहीं लगता कि ये दोनों कुछ छुपा रहे हैं। इसके डैड कहते हैं क्या छुपा सकते हैं। तो ये कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप फेक है। ये इसे पीछे से टच कर रहा होता है जिस वजह से ये नर्वस हो रही होती है। ये कहता है कि तुम लोग जो कुछ भी छुपा रहे हो बता दो। ये कहता है हम क्या छुपाएंगे, हम तो शादी करने वाले हैं। तो फिर ये सारा सच बता देता है कि इसका किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप है, इवन कि वो इसकी गर्लफ्रेंड है। इसके पीठ पीछे ये इसे चीटिंग करता है और यहाँ पर डैड खूब गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कहा था कि तुम उस औरत से दूर रहना, लेकिन फिर भी तुम्हारे ये सब उल्टे सीधे चक्कर चल रहे हैं। तुम ऐसे कैसे शादी कर सकते हो। भला तुम अपनी होने वाली वाइफ को शादी से पहले इतनी गंदी तरीके से चीट कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि डैड ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो कहता है कि मेरे पास वीडियो है। डैड कहते हैं हाँ दिखा ना वीडियो। और वीडियो में उन दोनों की अच्छी खासी इमेज वाली वीडियो होती है। ये सब देखने के बाद डैड उसको एक पंच दे मारते हैं। ये सब होने के बाद हेजिन कहता है वेल इसकी पिटाई करते रहिएगा, मेरे पास ऑफिस में बहुत सारा काम है तो फिर मैं जा रहा हूँ। और हाँ वेन मुझे तुम्हारी जरूरत है, एक फाइल जरा देखनी थी तो तुम भी मेरे पीछे आ जाना। वेल हम एक तरफ अंकल को देखते हैं जो कि चैन की गर्लफ्रेंड को बुलाकर खूब सुनाते हैं और कहते हैं तुम नहीं जानती कि क्या इसकी फियांसी है। इसकी फियांसी के होने के बावजूद भी तुम इसके साथ रिलेशनशिप में थी, इसके साथ उल्टी सीधे हरकतें कर रही थी। तुम ये सब कैसे कर सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। ये यहाँ पर बहुत सॉरी बोलती है, बहुत माफी मांगती है। वेल ये इसे माफ नहीं करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ और सारी कंपनी से बैन कर रहा हूँ, ना तुम यहाँ रह पाओगी और ना कहीं और रह पाओगी। चैन कहता है डैड ऐसा मत करिए, वो खाएगी पिएगी कहाँ से। तो इसके डैड कहते हैं कि हाँ तुम्हें इस पर बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा है, लेकिन फिर मन में सोचता है कि अगर मैंने इसे थोड़ा सा भी सपोर्ट करा तो इस कंपनी से भी मुझे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और मुझे भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अभी नाटक करते हुए कहता है कि हाँ डैड आप सही कह रहे हैं, इसी ने मुझे सेड्यूस करा था, आप इसे यहाँ से भी निकालिए और पूरी सिटी से भी बैन करिए। और ये अपनी गर्लफ्रेंड को ही कहता है निकल जाओ यहाँ से और कभी अपना शक्ल मत दिखाना। वेल नेक्स्ट सीन में वैन हेजिन से कह रही होती है बहुत टाइम हो गया, चलो हम डेट पर चलते हैं या फिर कहीं घूमने के लिए चलते हैं। ये कहता है हम कहीं नहीं जा सकते। ये कहती है मेरे पास मास्क है, हम इसे लगाकर जा सकते हैं। अब ये लोग जब यहाँ से निकल रहे होते हैं तो चैन की मुलाकात होती है, लेकिन चैन नहीं पहचान पाता है। ये ऑफिस में आता है तो एम्प्लॉय कहता है कि सर तो अभी बाहर निकले हैं। अब ये वैन को कॉल करता है और कहता है कि तुम उसके साथ कहाँ पर गई हो, क्या तुम दोनों का पहले से अफेयर चल रहा है या फिर तुम उसके साथ पहले से ही सो रही थी। ये कहती है जो सोचना है सोचो और जो करना है करो, लेकिन ये फालतू की बकवास मत करो मेरे सामने, ऐसा कहकर फोन रख देती है। वेल कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि हेजिन के डैड की बहुत ही सीरियस तबीयत खराब हो जाती है और ये इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए लेकर आता है। यहाँ पर वैन आकर इसे कंसोल करती है। ये इसे कहता है बहुत टाइम हो गया है, घर जाकर रेस्ट करो। ये कहती है जब तक डैड को होश नहीं आ जाता और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये मन ही मन में सोचता है कि ये मेरे लिए रुक रही है, मेरे लिए रो रही है, क्या मुझे सच में इसके साथ गेम्स खेलने चाहिए, क्या पता मुझे इससे धीरे धीरे प्यार हो रहा है, मैं अचानक से सॉफ्ट हार्टेड कैसे बन रहा हूँ। वेल इसके बाद डैड को होश आता है, लेकिन वो होश में आते ही हेजिन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं शादी करने के लिए और वो जिस लड़की से कह रहे होते हैं उसी लड़की से शादी करनी होती है। वेल अब वो लड़की यहाँ आती है जिसे जब वैन देखती है तो बहुत ही ज्यादा जेलसी फील करती है। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों आपस में मिलती हैं। ये कहती है कि सॉरी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ले पाई क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में थी। जब मुझे पता चला कि डैड की तबीयत खराब है तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बस चली आई। तो वेल इसके बाद यहाँ पर हेजिन आता है और ये इसके साथ चिपक कर खड़ी हो जाती है, इवन कि ये इसे किस भी करती है, जो देख कर इसे बहुत गुस्सा आता है। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये मस्त तैयार होकर हेजिन के रूम में होती है। हेजिन कहता है कि वेल मेरे फियांसे के पीठ पीछे ही उसे चीट करोगी। ये कहती है हाँ क्यों नहीं, और ये लोग यहाँ पर रोमांस करने लग जाते हैं। तभी इसकी फियांसी आकर गेट नॉक करती है।
जब ये दरवाजा खोलता है तो ये कहती है साथ में घूमने चलने के लिए, लेकिन ये कहता है कि मेरे पास काम है, मैं अभी नहीं जा सकता। ऐसा कहकर तुरंत दरवाजा लगा देता है और इसके पास आकर अपना रोमांस कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट सीन में उसकी फियांसी को पता चलता है कि उसके रूम में वैन है और यहाँ पर वो चैन के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम अपनी फियांसी का ध्यान नहीं दे सकते कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। और जब ये लोग आकर दरवाजा खुलवाते हैं तो ये दोनों इनके सामने मिलते हैं। ये कहती है मुझे मालूम था कि तुम इसके साथ हो, तुम इसे सिड्यूस कर रही थी, भला तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारी शादी होने वाली है। ये कहता है कि वेल अभी तुम मेरी फियांसी बनी नहीं हो तो इतना ज्यादा जज मत करो। और किसने कहा कि ये मुझे सिड्यूस कर रही थी, काम नाम की भी कोई चीज होती है, हम वो कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों की शादी होने वाली होती है और यहाँ पर हेजन का सेक्रेटरी कहता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड की किसी से इसी तरह से शादी होने देंगे, आप तो उसके साथ बहुत लंबे टाइम से थे, तो आप ये सब कैसे देख सकते हैं। ये कहता है क्या ही कर सकते हैं, किसी को जबरदस्ती थोड़ी ना फोर्स कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर फादर कहते हैं कि चलो शादी करने से पहले जो कस्में खाई जाती है वो खा लो। और वो चैन को कहते हैं कि चलो बोलो कि चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे तुम्हारा लुक फीका हो जाए, मैं बुढ़ापे तक मरने से पहले हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हर कीमत पर आज मैं तुमसे शादी करूंगा। तो ये सारी कस्में खा लेता है, लेकिन जब बात आती है वैन की तो ये कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं कभी इससे शादी नहीं करूंगी। और जब ऐसा कहती है तो सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर वीडियो चलवाती है और इस वीडियो में चैन का सारा काला पोटा होता है, सारा पोल खुल जाता है। आज वो जो इतने टाइम से एक अच्छा बेटा बन रहा था वो भी खत्म हो जाता है। उसे जो प्रॉपर्टी की 10% मिलने वाली थी शायद अब वो भी नहीं मिलेगा। ये सब देखने के बाद वो उसका गला दबाने लग जाता है और कहता है कि मैं आज तुम्हें मार दूंगा। तो हेजन उठ कर आता है और इसे बचाता है। यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि इनकी ट्रीटमेंट की शुरुआत करने से पहले गार्जियन के सिग्नेचर लेना होगा, लेकिन इसके तो कोई गार्जियन ही नहीं होते हैं। ये जिससे शादी करने वाली होती है उससे शादी तोड़ चुकी होती है, इसकी कोई फैमिली नहीं होती है। और हेजन कहता है कि आज के बाद इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और साइन करता है और फिर हॉस्पिटल ले जाता है। इसका ट्रीटमेंट होता है। होश आने के बाद ये इससे एक ही सवाल करती है कि तुमने कहा था कि आज के बाद मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, और आज ये इसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐसा सुनकर ये खुश हो जाती है। एक तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि डैड को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है और वो इनकी बोतल में जहर को डाल देता है, लेकिन हेजन का सेक्रेटरी ऐसा होते हुए देख लेता है। एक तरफ हम देखते हैं कि ये सब लोग फिर से वैन को उठाकर ले आते हैं और हेजन को मैसेज करते हैं कि तुम्हारी होने वाली वाइफ हमारे पास है, अगर इसे बचाना चाहते हो तो हमारे पास आ जाओ। जब ये यहाँ आता है तो ये सभी लोग मिलकर इसे मारने लग जाते हैं और लास्ट में जब ये लोग इसे जोरदार मारने वाले होते हैं तभी वैन उठकर बीच में आ जाती है और उसे बहुत बुरी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर हेजन के ढेर सारे आदमी आते हैं और वो सभी को खलास करते हैं। ये इसे हॉस्पिटल लेकर आता है तो यहाँ पर सेक्रेटरी बताता है कि चैन ने डैड के साथ बहुत गलत किया, उन्होंने उनके बॉटल में पॉइजन डालने की कोशिश करी, लेकिन हम लोगों ने सही टाइम पर उसे पकड़ लिया। वो लोग चैन को सामने पकड़ कर लाते हैं और जब फाइनली डैड होश में आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा हूँ और अब तुम्हारा ही फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वो ठीक हो जाती है तो वो इन सभी से डिस्टेंस बना लेती है और सभी को छोड़कर कहीं गायब हो जाती है और ये उसे ढूंढ कर परेशान हो जाता है। नशे में धोती अपने रूम में पड़ा होता है और वैन को याद कर रहा होता है। तभी यहाँ पर ये धोखेबाज फियांसी वैन बनकर आती है और इसके साथ इंटीमेट होने लग जाती है, लेकिन तभी ये देखता है कि ये तो वैन है ही नहीं और इसके साथ बहुत ही हार्शली बिहेव करता है। अब नेक्स्ट जब ये ऑफिस में होता है तभी इसका सेक्रेटरी कहता है ये देखिए ये रही वैन, ये कहीं पर पियानो बजा रही होती है। जब ये इसे फाइनली ढूंढते हुए आता है तो इसे याद आता है कि स्कूल टाइम में जो लड़की पियानो बजा रही थी वो यही थी। ये स्कूल में किसी से भी अट्रैक्टेड नहीं था सिवाय उस लड़की के। ये कहती है कि आप यहाँ क्या करने आए हो, अब हम दोनों को दूर ही रहना चाहिए। मैं आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती, मेरी वजह से आपको पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ा, मैं आपकी वाइफ बनने के लायक नहीं हूँ। ये कहता है कि सिर्फ वाइफ बनने के लायक और कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कुछ भी बनने के लायक नहीं रहोगी। और ये होता है इसका धमकी भरा प्रपोजल जो कि ये एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।